नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था में क्या पढ़ रहे थे मित्रों? हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कोशिश। मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। और मौलिक अधिकार में कल हमने देखा था आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार पिछली कक्षा में, और हमने देखा था आर्टिकल 21A 21 का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की थी। और हमने इसमें यह भी देखा था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा न केवल मौलिक अधिकार है अपितु राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। और तीनों में मूलभूत अंतर जो हमने देखने की कोशिश की थी। मौलिक अधिकार जहां 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करते हैं बेटा? 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए, 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए। और फंडामेंटल ड्यूटी क्या करते हैं? कर्तव्य क्या करते हैं? माता पिता या अभिभावक को जिम्मेदारी देते हैं। माता पिता नहीं होंगे तो कौन लाला? अभिभावक। और अभिभावक भी नहीं होंगे तो कौन? बोलो ना, कौन? प्रतिपाल्य, जो उनका पालन पोषण करता है, इनकी जिम्मेदारी देते हैं। समझ गए? एक कल हमने आर्टिकल 21A पढ़ने की कोशिश की थी। और आर्टिकल 21 में हमने देखा था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान किए जाने का संविधान में सम्मिलित करने तक की जो विकास यात्रा थी वो क्या है। और ये बेसिकली हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं ये क्या है? ये व्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं, जीवन की स्वतंत्रताएं हैं। हमने देखा भी था कि नागरिक स्वतंत्रताएं कौन सी हैं बेटा? नागरिक स्वतंत्रता केवल आर्टिकल 19 में दी जाती है। मैं बार बार क्लास शुरू होने से पहले ही डिस्कस करता हूं मौलिक अधिकारों में। और जो आर्टिकल जीवन की जो स्वतंत्रता है कि जीवन आपका स्वतंत्र है। जीवन कैसा है मित्रों? जीवन स्वतंत्र है। और जीवन की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 20, 21, 22 में दी जाती है। समझ गए? नागरिक स्वतंत्रता के प्रावधान आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। और जीवन की स्वतंत्रताओं के प्रावधान कहां हैं? आर्टिकल 20, 21, 22 में। 20 हम देख चुके हैं, 21 हम देख चुके हैं, 22 हम देखेंगे। आज की कक्षा का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम आर्टिकल 22 को समझने की कोशिश करें और जीवन की स्वतंत्रता किस तरह से आर्टिकल 22 में अंतर्निहित है। आर्टिकल 22 क्या कहता है मित्रों? आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कुछ नहीं कहता। क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। आर्टिकल 22 ये कहता है संविधान का अनुच्छेद, कुछ लोग कहते हैं अनु लिखते हो, अनु पता नहीं किसका नाम है, ना गंदी बात। अनु का मतलब अनुच्छेद। आर्टिकल 22 का मतलब क्या है? ये गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी व निरोध से, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण देता है। निवारक निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। प्रोटेक्शन देता है। प्रिवेंशन, निवारक निरोध का मतलब क्या होगा? निवारक प्रिवेंशन। थोड़ा अंग्रेजी समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी माध्यम वाले अंग्रेजी से अपनी दूरियां बना लेते हैं, अंग्रेजी को समझते हैं ये अछूत है। ना गंदी बात। अंग्रेजी को भाषा के रूप में जितना आप अध्ययन कर पाए उतना करना चाहिए। एज ए लैंग्वेज, नॉट ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी एज यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, इंग्लिश और अदर एनी वर्नाकुलर। अरे गेटिंग अबाउट? गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण देता आर्टिकल 22। किसी भी व्यक्ति को आदरणीय पुलिस ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती कि चलो आ जाओ। कहां? बोले कृष्ण मंदिर, हम तुमको ले चलते हैं। बोले क्यों भैया? बोले तुम चाय पी रहे हो। बोले ना, गिरफ्तार ऐसे नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि गिरफ्तार करना आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का क्या है? बोलो, विरोध है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी विरोध करेगा, स्वतंत्रता के अधिकार का भी विरोध करेगा और विधि के समक्ष समता का भी विरोध करेगा। समझ रहे हैं ना बात को? अगर किसी को अनैतिक तरीके से या
बिना किसी कारण के अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो किसका विरोध करेगा बेटा, किसका विरोध करेगा? यहां अपन लिख लेते हैं कॉर्नर पे, आर्टिकल 14 का, 19 का और 21 का विरोध करेगा या नहीं करेगा? बोलो ना। 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार और 14 में विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो आर्टिकल 22 में क्या कहा गया कि ऐसे आप किसी को गिरफ्तार नहीं करें। तो बोले अगर कोई अपराध कर ले तब भी गिरफ्तार नहीं करें। बोले तब तो करो, तब तो करो। तो आर्टिकल 22 के 4 खंड है मित्रों, 22(1), 22(2), 22(3), 22(4 और बड़े गहनता से पढ़ेंगे। आर्टिकल 22(1) में कहा गया है मित्रों, आर्टिकल 22(1) 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। यदि किसी को गिरफ्तार करते हैं तो पहली बात क्या करेंगे बेटा, गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। गिरफ्तारी का कारण बताना क्या है मित्रों, आवश्यक है। आर्टिकल 22(1) क्या कहता है मित्रों, गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, पुलिस ही करेगी, हम और आप क्या करेंगे गिरफ्तार। तो पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उससे कहेगी हम इसलिए तुमको गिरफ्तार कर रहे हैं। हे आदरणीय चिदंबरम जी, हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? क्योंकि आईएनएक्स मीडिया घोटाले में आपका नाम है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और कोर्ट और सीबीआई कोर्ट यह कह रहा है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश कर, इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं। यानी गिरफ्तारी का कारण बताने से क्या होगा, वह व्यक्ति अपने विधिक सलाहकार से संपर्क कर सकता है, अर्थात वकील से क्या कर सकता है, बोलो बेटा, परामर्श कर सकता है, वकील से परामर्श कर सकता है। यानी यहां पे क्या करेंगे अपन, प्लस वकील से परामर्श की सुविधा प्रदान की जा सकती है। वकील से परामर्श करिए, वकील से परामर्श की सुविधा, वकील से परामर्श की सुविधा प्रदान की जा सकती है। वकील से परामर्श की सुविधा है, ऐसे लिखिए, प्रदान किया जा सकता है, वकील से परामर्श की सुविधा है। समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति अपने वकील से परामर्श कर सकता है कि मुझको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए उसके परामर्श की सुविधा है। वकील अपने वकील से परामर्श करे, विधिक सलाह ले और विधिक सलाह के अनुसार न्यायालय में प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। यानी किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं, बोलो भैया, किया जा सकता है। बात एकदम स्पष्ट है या नहीं? देखो, गिरफ्तारी मिट रहा है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22(2) कहता है मित्रों, आर्टिकल 22(2) क्या कहता है? आर्टिकल 22(2) आर्टिकल 22(2) यह कहता है कि यदि किसी को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो उसे 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर कहां पहुंचाना है? न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना है, निकटस्थ न्यायाधीश के समक्ष। ऐसे नहीं कि गिरफ्तार किया है, कहां पे गिरफ्तार किया? बालाघाट में, अब कहां? बोले दिल्ली में न्यायाधीश के पास प्रस्तुत करना है, तब तो 36 घंटे तो यात्रा में ही लग जाएंगे। तो ये क्या कहा गया बेटा? यात्रा के समय को छोड़कर, समझ रहे हैं, जो ट्रैवलिंग में टाइम लग रहा है उसको हटा के विद इन 24 आवर यू हैव टू प्रेजेंट द क्लाइंट इन द कोर्ट। न्यायाधीश के सामने आपको प्रस्तुत करना आवश्यक है, समझ रहे हैं? यानी यात्रा के समय के अलावा, कितना बढ़िया संरक्षण है बेटा, यात्रा के समय के अलावा, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, यात्रा के समय के अलावा, किसके अलावा? समय के अलावा 24 घंटे में, कितने में? 24 घंटे में, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति है, मजिस्ट्रेट के समस्त उपस्थिति है, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य है, उपस्थित करना अनिवार्य है। यानी आपको वैसे ही संरक्षित नहीं कर किया जा सकता, वैसे ही आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि आपको रखे हैं 4 दिन तक, 8 दिन तक आप कोतवाली में ही बंद है, थाने में ही बंद है,
क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं, नागरिक हैं, देश के नागरिकों आप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप कोई रचनात्मक कार्य भी कर रहे होंगे। कोई द्वेष से भी आपको गिरफ्तार करवा सकता है, कोई बदले की भावना से भी आपको गिरफ्तार करवा सकता है ना मित्रों। तो क्या क्या प्रावधान है? पहली बात, गिरफ्तारी का कारण बताओगे, उस व्यक्ति को वकील से परामर्श करने की सुविधा प्रदान करोगे। और अगली बात क्या है आर्टिकल 22(2) में? 22(2) में क्या, देखिए यूपीएससी में यही पूछा जाता है, 22(1) क्या है, 22(2) क्या है, और ये एमपीपीएससी में पूछा जाता है 22 क्या है। गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण है आर्टिकल 22। तो यात्रा के समय के अलावा 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको उपस्थित करना अनिवार्य है मित्रों। ऐसा नहीं कि पुलिस आज आपको गिरफ्तार करे, रात में क्या करे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करे, समझ रहे हैं, और 2 दिन बाद आपकी गिरफ्तारी कागजों में दर्शाए कि आज 14 तारीख है, हमने 18 तारीख को गिरफ्तार किया, 14 से 18 तक आप पुलिस के साथ आराम से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते। गिरफ्तार करने के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर, यात्रा के ट्रेवलिंग टाइम को छोड़ दीजिए, 4 घंटे 10 घंटे जो भी लग रहा है, आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है, उपस्थित करना आवश्यक है। मान लीजिए, मान ही लीजिए अभी अपनी तनाव चल रहा है, क्या तनाव चल रहा है, पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है मित्रों, चल रहा है। तो आर्टिकल 22(3) में क्या कहा गया है? अभी मान लीजिए इमरान खान ने कुछ अपने खुफिया लोग यहां भेज दिए भारत में, आ गए इमरान खान साहब, संभव ऐसे नहीं भेजेंगे, मान लीजिए आ गए, शत्रु देश के नागरिक आ गए, या अपना अभी चीन से विवाद चल रहा है, डोकलाम विवाद चल रहा है, पूर्वी लद्दाख में जो फिंगर एरियाज हैं उन पे विवाद चल रहा है, और मान लीजिए चीन के कुछ लोग अपने देश में आ गए और उनको पकड़ लिया गया, और शत्रु देश है हमारा, मित्र राष्ट्र नहीं है बेटा, कैसा राष्ट्र है, शत्रु देश है। तो शत्रु देश के नागरिक को यदि आपने पकड़ लिया है तो उस पर आर्टिकल 22(1) और 22(2) लागू नहीं होगा। उसको वकील की सुविधा, कारण बताना, और निकटस्थ न्यायाधीश के समक्ष भी प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। शत्रु देश के नागरिकों पर आर्टिकल 22(1) और 22(2) लागू नहीं होते, और इसको ही बोलते हैं अपन निवारक निरोध। क्या बोलते हैं इसको? निवारक निरोध। निवारक निरोध का मतलब समझते हैं, कोई बड़ी घटना होने से पहले उसे रोकना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करना, रोकना उसको कि घटना घटित नहीं हो पाए, तो संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती। तो क्या है, शत्रु देश के नागरिकों पर 22(1) और 22(2) लागू नहीं है मित्रों। आर्टिकल 22(3) क्या कहता है? शत्रु देश के नागरिकों पर, शत्रु देश के नागरिकों पर, शत्रु देश के नागरिकों पर आर्टिकल 22(2), 22(1) और आर्टिकल 22(2) लागू नहीं होंगे। लागू नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे मित्रों? बोलो भैया, लागू नहीं होंगे ना ना ना। लड़ाई चल रही है उधर, दन 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 दन, और नागरिक पकड़ लिए, लागू नहीं होते बेटा। उल्टा भी होता है ऐसा, फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव से उन देशों के प्रधानमंत्री फोन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के माध्यम से उन पर फैसला लेंगे। शत्रु देश के नागरिकों पर ना तो हम नाम आर्टिकल 22(4) क्या कहता है? इसके आगे की बात है, बोर्ड खत्म हो गया है, मेरी कोई गलती नहीं है उसमें, बोर्ड का साइज ही छोटा, मैं क्या करूं। आर्टिकल 22(4) क्या कहता है मित्रों? आर्टिकल 22(4) इसको ऐसे कर लेते हैं, क्लियर? दिख रहा है? दिख रहा है 22(4) दिख रहा है? आर्टिकल 22(4) क्या कहता है? आर्टिकल 22(4) कहता है कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है, चाहे वो भले ही अपने देश के भी नागरिक क्यों ना। समझ रहे ना बात को? आर्टिकल 22(4) कहता है संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है।
संदेह के आधार पर जो गिरफ्तारी होगी इसी आर्टिकल 22(4) को, इसी आर्टिकल 22(4) को, इसी आर्टिकल 22(4) को, इसी को अपन बोलते हैं निवारक निरोध। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव मेजर लिया है अपन ने। निवारक निरोध का मतलब समझ रहे हैं या नहीं? स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं ना? यानी किसी भी बड़ी देश विरोधी गतिविधि या लोक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधि को होने से रोकना, किसी भी अनैतिक और आतंकवादी संबंधी जो गतिविधियां हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं, जो देश की लोक व्यवस्था के लिए खतरा है, विदेशी राज्य से सुरक्षा से खतरा है, उन गतिविधियों को होने से रोकना। और अगर लगता है सरकार को कि यह अमुक व्यक्ति पर संदेह है, इसकी गिरफ्तारी करने से क्या होगा, लोक व्यवस्था बन जाएगी या देश की एकता और अखंडता बची रहेगी, खतरा नहीं रहेगा, उस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर सकते हैं संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। और जो संदेह के आधार पर जो गिरफ्तारी होती है, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव मेजर्स, उस पर 22(1) और 22(2) लागू नहीं होंगे, उसको बताया नहीं जाएगा। जैसे कई आप देखते हैं टाडा के तहत आदरणीय संजय दत्त जी की गिरफ्तारी हुई, अब तो वो बाहर है, केस चला, टाडा सिद्ध नहीं हुआ, जो भी है, संदेह के आधार पर हम लोग गिरफ्तार कर सकते हैं। समझ गए? आर्टिकल 22(1) क्या कहता है? अगर सामान्य गिरफ्तारी है तो गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है और वकील से परामर्श की सुविधा होनी चाहिए। आर्टिकल 22(2) क्या कहता है? यात्रा के समय के अलावा 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेकिन अगर कोई शत्रु देश का नागरिक है तो उस पर ये दोनों ही प्रावधान लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 22(4) मित्रों क्या कहता है? निवारक निरोध की बात करता है। अर्थात क्या बेटा, कि अगर किसी बड़ी आतंकवादी, निवारक निरोध की बात करता है, किसी बड़ी घटना को होने से रोकना। निवारक निरोध का मतलब क्या है? किसी राष्ट्र विरोधी घटना को होने से रोकना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कंसेप्ट है, सीधा सी बात है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, गिरफ्तारी की जा सकती है। तो आर्टिकल 22(4) क्या होता है? निवारक निरोध है। आप समझेंगे कि निवारक निरोध में गिरफ्तारी कैसे करेंगे और किस आधार पर करेंगे। क्या इसको अनंत काल तक गिरफ्तार किए रहेंगे? बोलो ना भाई, क्या अनंत काल तक गिरफ्तार किए रहेंगे? कब तक? आखिर कब तक समझते हैं बेटा। गिरफ्तारी के जो कारण हैं, आर्टिकल 22(4) क्या है? संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। मित्रों आर्टिकल 22(4) यहां पे लिखेंगे। आर्टिकल 22(4) क्या है? बोलो क्या है? बोलो। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, और इसी को हम क्या बोलेंगे? निवारक निरोध। कार्य को होने से रोकना। और अच्छा कार्य, खराब कार्य। अच्छा कार्य कभी रोका नहीं जाता, खराब कार्य। बोलो ना भैया। सामान्य गिरफ्तारी जो होगी, गिरफ्तारी लिखते हैं, देखो पढ़ते हैं अपन लोग ये मान लो एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर भी मान सकते, क्या है, मानने में क्या जा रहा है, और मेहनत कर रहे हैं। गिरफ्तारी दो तरह से होती है बेटा। एक जो गिरफ्तारी होगी वो दंडात्मक गिरफ्तारी होगी। और दंडात्मक गिरफ्तारी में क्या करना पड़ेगा? बोले एफआईआर की आवश्यकता होगी। एफआईआर की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी, एफआईआर की आवश्यकता होगी। दंडात्मक गिरफ्तारी यदि व्यक्ति की जाती है तो एफआईआर की आवश्यकता होगी। और ये गिरफ्तारी किस लिए की जाती है? किसी व्यक्ति को दंड देने के उद्देश्य से। ये गिरफ्तारी क्यों? किसी व्यक्ति को दंड देने के उद्देश्य से की जाती बेटा।
दंड देने के उद्देश्य से गिरफ्तारी की जाती है, उद्देश्य से की जाती है। क्लियर? दंड देने के उद्देश्य से गिरफ्तारी की जाती है। और गिरफ्तार करके कहां प्रस्तुत करेंगे? न्यायालय में। और न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से यदि अपराध सिद्ध होता है और संबंधित अपराध के लिए जो संबंधित सजा का प्रावधान है वो उसे मिलेगा। यानी इसमें न्यायालयीन प्रक्रिया का उचित पालन किया जाता है। न्यायालयीन प्रक्रिया का, न्यायालयीन प्रक्रिया का क्या किया जाता है? बोले उचित पालन किया जाता है। क्या किया जाता है लाला? उचित पालन किया जाता है। बात एकदम क्लियर समझ रहे हैं ना? उचित पालन, न्यायालयीन प्रक्रिया यानी आप जाइए, आपको विधिक परामर्श है, साक्ष्य है, सबूत है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और आपको यदि अपराध सिद्ध हो जाता है तो आपको सजा मिलेगी, न्यायालय आपको सजा देगा, न्यायालय आपको सजा देगा। लेकिन यदि आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया आदरणीय मित्रों, तो बड़ा संकट है। संदेह के आधार पर यदि आपको गिरफ्तार कर लिया है, संदेह के आधार पर आर्टिकल 22(4) के तहत गिरफ्तार कर लिया है, संदेह के आधार पर यदि आपको गिरफ्तार किया है मित्रों, किसके आधार पर? संदेह के आधार पर। संदेह के आधार पर, और इसको बोलेंगे आर्टिकल 22(4) के तहत गिरफ्तार किया है अगर आपको, और इसी को बोलेंगे निवारक गिरफ्तारी। निवारक गिरफ्तारी। और निवारक गिरफ्तारी के संबंध में क्या है बोलो? एफआईआर नहीं, एफआईआर की आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ एफआईआर, एफआईआर की आवश्यकता नहीं है मित्रों, एफआईआर की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देयर इज नो नीड, बिना एफआईआर के आपको गिरफ्तार कर लेंगे संदेह के आधार पर ना। इसका मतलब समझ रहे क्या है? इसका मतलब है कि आपराधिक कार्यों को होने से रोकना है। आपराधिक कार्य भी घटित नहीं हुआ है। वी हैव टू प्रिवेंट द क्रिमिनल ऑफेंस। यानी इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? आपराधिक कार्यों को, आपराधिक कार्यों को होने से रोकना है, होने से रोकना है मित्रों, रोकना है। बहुत बढ़िया। अत्यंत आपराधिक जो कार्य है उसको निवारक निरोध उसी के लिए होगा जो आपराधिक कार्यों को होने से रोका जाए। कोई बम फोड़ने वाला हो, कोई ट्रेन उड़ाने वाला हो, कोई प्रधानमंत्री को करने वाला हो, समझ रहे ना बात को? आपराधिक कार्यों को होने से रोकना है। और इसमें क्या है? एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम, एसडीएम जो आप बनने वाले हैं, वो निर्णय करेंगे। यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, गिरफ्तारी कौन निर्णय करेगा? बोले एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो पद आपको मिलने वाला है, आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये लोग इसका निर्णय लेते हैं। और ये मूलतः काय का विषय है ना? ये संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची का विषय बेटा, काय का विषय है? संवर्ती सूची। इस पे जो दोनों तरह से राज्य भी अप्लाई कर सकता है, और संवर्ती सूची का मतलब समझते हैं? राज्य भी अप्लाई कर सकता है, और राज्य भी कानून बना सकता है, और केंद्र भी कानून बना सकता है। कि इस कानून के तहत गिरफ्तारी होगी, संवर्ती सूची का विषय है। बात एकदम स्पष्ट है या नहीं? बोलो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? निवारक निरोध से गिरफ्तारी होगी। अब बोले इस संदेह क्या है? संदेह तो बड़ा अस्पष्ट है ना बेटा, कि किस आधार पर हम कैसे गिरफ्तार करेंगे। बोले अगर आपने संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कर ली तो क्या आप अनंत काल तक गिरफ्तार रहेंगे? अनंत काल तक नहीं। यदि आपको 3 माह से अधिक गिरफ्तार रखा जाता है, कारावास में रखा जाता है, तो आपको कारण बताना आवश्यक होगा। और 3 माह से अधिक 3 माह से अधिक आपको निरोध में रखने के लिए, आपको कारावास में रखने के लिए एक समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। उस समिति में
हाई कोर्ट जज का होना आवश्यक है। बात समझ गए? 3 माह तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पुलिस के मेहमान, बोले कौन मेहमान, आइए स्वागत, आओ भगत होगी आपकी। लेकिन अगर 3 माह से अधिक अगर आपकी गिरफ्तारी है तो फिर एक समिति की अनुशंसा की आवश्यकता है, और उस समिति में हाई कोर्ट के जज का होना आवश्यक है बेटा। यानी क्या होगा, निवारक इसे बोलते हैं प्रोटेक्शन, फ्रॉम प्रोटेक्शन, संरक्षण। काय से संरक्षण है, बोलो काय से संरक्षण है, बोले निवारक निरोध से। तो निवारक निरोध से संरक्षण क्या है बेटा, निवारक निरोध से क्या प्रोटेक्शन दिया गया है इस आर्टिकल में, निवारक निरोध से संरक्षण। बोले कारण बताना आवश्यक। पहली बात, कारण बता दीजिए कि आप ये काम करने वाले थे। गिरफ्तारी के कारण, काय का कारण, बोले गिरफ्तारी के कारण, और काय के कारण, कोई शादी का कारण थोड़ी बताएंगे, गिरफ्तारी के कारण बताना आवश्यक। तीन माह से अधिक गिरफ्तारी पर 3 मंथ्स, 3 माह से अधिक गिरफ्तारी के लिए, अधिक गिरफ्तारी के लिए क्या होना चाहिए बेटा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, यह सवाल यूपीएससी में पूछा जाता है। जज ऑफ हाई कोर्ट, काय के जज बेटा, बोलो ना, हाई कोर्ट के जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक है मित्रों। अगर आप 3 माह से अधिक के लिए क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक है। समिति की अनुशंसा आवश्यक है, रिकमेंडेशन आवश्यक है, तभी आप उसको 3 माह से ज्यादा गिरफ्तार कर सकते हैं। बात एकदम क्लियर है? अगर आप 3 महीने से ज्यादा उसको निरोध में रखते हैं तो आवश्यक है। और अगर मान लीजिए इसमें व्यक्ति को संरक्षण क्या है, व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध अपील करने का भी अधिकार है। प्लस क्या लगा, व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध, काय के विरुद्ध भैया, सरकार के विरुद्ध, काय का अधिकार है, बोले अपील करने का अधिकार है। अपील करने का अधिकार भी है। यह प्रोटेक्शन है निवारक निरोध से। आप ऐसे ही उसको संदेह के आधार पर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते और उसे अनंत काल तक नहीं डाल सकते। बोले 3 महीने से अगर ज्यादा आपको गिरफ्तारी चाहिए तो द रिकमेंडेशन इज नेसेसरी ऑफ ए कमेटी चेयर बाय ए जज ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक है। इन निवारक निरोध का जो संदेह होता है वो किन विषयों पर हो सकता है, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी किन मामलों में हो सकती है, कैसा संदेह हो, ये देखने की कोशिश करते हैं। और सामान्य अगर कानून एग्जिस्ट करता है उस गतिविधि के लिए तो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी नहीं होगी, संदेह के आधार पर ही गिरफ्तारी नहीं होगी, वो गिरफ्तारी पर सामान्य कानून के तहत ही की जानी चाहिए। तो निवारक निरोध में क्या है, व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध अपील करने का भी अधिकार है ना।
अगर 3 माह से ज्यादा अगर आपने गिरफ्तार किया तो, लेकिन संदेह के आधार पर तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन मित्रों, कई लोग कहते हैं कि हमें तो संदेह है कि तुम हेलमेट बिना पहने जाओगे, हमें संदेह है कि तुम क्या करोगे, तुम ये करोगे, तुम क्या करोगे, तुम ट्रैफिक नियम तोड़ सकते हो, इस आधार पर गिरफ्तारी क्या 22(4) के तहत होगी? ना, ऐसे थोड़ी ही, कोई पुलिस राज्य थोड़ी ही है। हमारा भारत का राज्य कैसा है मित्रों? कल्याणकारी राज्य। तो निवारक निरोध का जो आधार है, किस आधार पर हम संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कर सकते हैं, वो समझिए मित्रों। अगर इसके अलावा अगर आप कहीं कर पा रहे तो फिर तो गवाह हो जाएगा। निवारक निरोध से गिरफ्तारी का आधार, निवारक गिरफ्तारी का आधार क्या है मित्रों? गिरफ्तारी का आधार, बहुत बढ़िया। किस आधार पर आप निवारक निरोध से गिरफ्तारी कर सकते हैं मित्रों? निवारक गिरफ्तारी का आधार क्या है? आधार बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट है। राज्य की सुरक्षा। काय की सुरक्षा मित्रों? राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा, 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 राज्य की सुरक्षा। अर्थात राज्य मतलब वही जो आर्टिकल कहां बोलो 12 में परिभाषित है, बिल्कुल सही, उसकी सुरक्षा जरूरी है। दूसरा क्या बोले? विदेशी मामलों, विदेशी मामले, विदेशी मामले जिनसे राज्य को खतरा हो, राज्य की सुरक्षा को, राज्य की प्रतिरक्षा को खतरा हो, ऐसी कोई एक्टिविटी करने वाले हैं विदेशी मामले, ऐसे कोई विदेशी मामले में आप संलग्न हैं, शत्रु राष्ट्र के साथ आपके संबंध है, उस समय तो आर्टिकल 19 के तहत भी आप पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसे विदेशी मामले जिनसे देश की सुरक्षा खतरे में है। हे विद्यार्थियों, जब देश ही नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे? देश की सुरक्षा खतरे में हो जिनसे, विदेशी मामले जिनसे देश की सुरक्षा खतरे में हो। और क्या बेटा? लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर जिससे बिगड़ने की संभावना हो। अब मान लीजिए आप रेल में आप क्या कर दीजिए, बम फोड़ दीजिएगा, ट्रेन में, मुंबई में आप हमला कर दीजिए, संसद पे हमला कर दीजिएगा, बम फोड़ देंगे। समझ रहे ना बात को? सीआरपीएफ के कैंप में आके आप क्या करेंगे? अपनी गाड़ी घुसा देंगे जिसमें कि बारूद है और सीआरपीएफ के जवानों को क्षति पहुंचे। अगर ऐसा कोई कार्य आप करने वाले हैं जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ने का डर हो, तो आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है। और क्या बेटा? और क्या? आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति अगर आप रोक दें, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति। अभी देखिए, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति का रख रखाव, ये मेंटेनेंस होना चाहिए, रख रखाव। और प्लस नागरिकों की सुरक्षा। इस आधार पर आपको निवारक निरोध के तहत किसी कानून के तहत गिरफ्तारी की जा सकती है। आप समझ रहे हैं? आवश्यक सेवाएं क्या है? एसेंशियल सर्विसेज। अभी मध्य प्रदेश में ही इंदौर में एक मामला आया मित्रों, आवश्यक सेवाओं से संबंधित। इंदौर में एक मामला आया टाट पट्टी वाखल क्षेत्र में। अगर आप समझदार हैं तो अखबार पढ़ते हो, न्यूज देखते हो। कोरोना के समय कोविड-19 से इंदौर जंग लड़ रहा है। इंदौर क्या, पूरा देश ही लड़ रहा है वर्तमान में। इंदौर कुछ ज्यादा प्रभावित है मित्रों। टाटपट्टी वाखल में क्या किया? जो आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति कर रहे थे, अर्थात डॉक्टर, नर्स और पुलिसकर्मी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ प्लस पैरामेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ प्लस पुलिसकर्मी,
इन पे क्या किया मित्रों, इन पे हमला कर दिया। किसने हमला कर दिया? टाटपट्टी बाकल के लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। बड़ा टेंशन हो गया। अब इनको गिरफ्तार करना आवश्यक है या नहीं, बोलो? क्योंकि ये आवश्यक सेवाओं की रखरखाव यानी आवश्यक सेवाओं की जो आपूर्ति है उसको बाधित कर रहा है, एसेंशियल सर्विसेज है। और इन पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद तुरंत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, एनएसए के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। और ये अपन देखेंगे ये निवारक निरोधी है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। और देश में केवल टाटपट्टी वाकल में ही ऐसे क्षेत्र ऐसे मामले नहीं आए, अन्य जगह आए जहां डॉक्टरों पे लोग हमला कर रहे थे। डॉक्टर हड़ताल करने वाले थे देश में, वो कह रहे थे हम इलाज नहीं कर पाएंगे कोरोना से पीड़ित लोगों का, क्योंकि ये हमला करते हैं हमारे पास। तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई, डॉक्टरों से मीटिंग ली और कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास, महामारी अधिनियम में संशोधन किया गया, एक अध्यादेश लाया गया। बोले इन पर हमला राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपराध है, सामान्य कानून के तहत नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा। प्लस क्या किया गया? प्लस राष्ट्रीय स्तर पे बेटा क्या किया गया? राष्ट्रीय महामारी अधिनियम में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय महामारी अधिनियम में संशोधन किया गया। समझिए, अभी करंट की बात है। और राष्ट्रीय महामारी अधिनियम में संशोधन करने के बाद अब इन पर हमला करना, तब हमले की जो घटनाएं रुकी, क्योंकि हमले में संशोधन किया गया, अध्यादेश लाया गया। क्योंकि अभी संसद चल नहीं सकती थी तो अध्यादेश लिया गया। अध्यादेश आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति जी ने कानून बनाया आर्टिकल किसके तहत? 123 के तहत, 123 के तहत। 123 दिखा या नहीं दिख रहा? और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, एनएसए के तहत कार्रवाई हो गई, के तहत कार्रवाई। ये प्रश्न है, इस आधार पर हम गिरफ्तारी कर सकते हैं, इनमें से संबंधित कोई मामला हो। बात एकदम क्लियर है। लेकिन कई बार सरकारें इन मामलों का दुरुपयोग भी करती हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगाता है। अभी हाल ही में एक मामला आया, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आया। अभी हाल ही में आया तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना में एक मामला आया। मामला यह था, एक बीज निर्माता व्यक्ति, बीज निर्माता, बीज मतलब सीड, बीज निर्माता व्यक्ति कैसे बीज बेचे? उसने नकली बीज बेचे, नकली बीज बेचा, नकली बीज बेचे। काय के? बोले मिर्ची के। मिर्ची के, कौन सी मिर्ची के? लाल मिर्ची के। मिर्ची तो मिर्ची होती है, हरी लाल में कन्वर्ट होती है। तेलंगाना में एक बीज व्यापारी ने, बीज निर्माता व्यक्ति था, बीज निर्माता कंपनी का जो मालिक व्यक्ति था, उस कंपनी के व्यक्ति पर नकली बीज बेचने का आरोप लगा मित्रों। और सरकार ने उसे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने इसको किसके तहत गिरफ्तार कर लिया? निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार कर लिया, तहत गिरफ्तार कर लिया। बहुत बढ़िया। इस व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की, खुद या किसी के माध्यम से, और कहा ये सर्वोच्च न्यायालय, हमारा अपराध इतना बड़ा नहीं है आवश्यक सेवाओं की। और इस पर आरोप क्या लगाया गया कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में, रख रखाव में बाधा, आवश्यक सेवाओं में ये क्या कर रहा है? मिलावट कर रहा है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में। इनका मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। अपने सर्वोच्च न्यायालय अत्यंत महान, जिनकी न्यायप्रियता पर तनिक भी संदेह नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, हे सरकार ने कहा, जी महोदय, आप ये बताओ, इस व्यक्ति को आप निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार करके आपको तो संतुष्टि हो सकता है, मिल सकती है, आपको संतुष्टि मिल रही है,
इसको कष्ट देके। लेकिन क्या इसकी गिरफ्तारी किसी अन्य कानून के तहत नहीं हो सकती? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, एससी ने कहा, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, याद है या भूल गए? याद है या भूल गए? याद है ना? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा? हे सरकार, हो सकता है इसकी गिरफ्तारी से आपको संतुष्टि मिलती हो। किसकी गिरफ्तारी? इस बीज निर्माता कंपनी के मालिक की, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी से। लेकिन क्या इसकी गिरफ्तारी किसी अन्य ऐसे कानून के तहत नहीं की जा सकती जो अस्तित्व में है? मिलावट संबंधी कानून, नकली माल बनाने वाला कानून, अन्य राज्य के जो कानून हो, संवर्ती सूची का विषय है, अन्य कोई कानून क्या अस्तित्व में नहीं है जिसके तहत इस अपराध को वर्गीकृत किया जा सके? और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हे सरकार, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी तब तक नहीं की जाए जब तक कोई अन्य कानून उस मामले से संबंधित अस्तित्व में है। बात स्पष्ट है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी तभी की जाए जब अन्य कोई कानून अस्तित्व में ना हो, अन्य कोई कानून उस कृत्य से संबंधित अस्तित्व में ना हो। संबंधित अस्तित्व में ना हो मित्रों, अस्तित्व में ना हो, अस्तित्व में ना हो। बात एकदम समझ पा रहे हैं ना? सर्वोच्च न्यायालय का, यद्यपि निवारक निरोध से गिरफ्तारी से सरकार को संतुष्टि मिल सकती है। कितना बढ़िया कोट किया, कितना बढ़िया कोट किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि, हो सकता है, मे भी यद्यपि निवारक निरोध से गिरफ्तारी से, निवारक निरोध से गिरफ्तारी से सरकार को संतुष्टि मिल सकती हो, सरकार को संतुष्टि मिल सकती है। देखिए, मैं लिख रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं। कई मित्र मेरे कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, सर हम लिख नहीं पाते हैं, हम सुनते ही हैं। तो लिखिए लिखिए लिखिए, मिल सकती है। किंतु क्या ये नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है? बोलो, है या नहीं? किंतु यह आर्टिकल कौन सा लाला? 14, 19 और 21 और स्वयं 22 का उल्लंघन है, उल्लंघन है। बोला भैया, अर्थात संविधान सही तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अर्थात संदेह के निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब बहुत बड़ी घटना, अर्थात देश की सुरक्षा खतरे में हो, देश की संप्रभुता खतरे में हो, लोक व्यवस्था खतरे में हो, नागरिक सुरक्षा के प्रश्न आ गया हो, नागरिक सुरक्षा खतरे में हो मित्रों। और इस बीज निर्माता कंपनी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया। बोलो ना भाई। अभी कुछ समय पहले, अगर आप थोड़ा भी याद कर पा रहे हो, कुछ बच्चे अभी छोटे होंगे और कुछ थोड़े बड़े होंगे, वो याद कर पा रहे होंगे, अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया मित्रों। अन्ना हजारे जी का एक आंदोलन आया। अन्ना हजारे का आंदोलन, संगठन कौन सा है? इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट करप्शन। ये अन्ना हजारे का संगठन है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इन्होंने रामलीला मैदान में, इस समय केजरीवाल साहब भी थे जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री अन्ना हजारे जी, अरविंद केजरीवाल जी भी थे। अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उस समय अन्ना हजारे के आंदोलन के समर्थक थे। इनका संगठन क्या है? पीसीआरएफ, पब्लिक कॉज
PCRF, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन। रिसर्च फाउंडेशन आप लोग जानते ही होंगे, रिसर्च फाउंडेशन, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन, ये PCRF। इन्होंने रामलीला मैदान में आंदोलन किया। आंदोलन अन्ना हजारे के समर्थन में हजारों लोग रामलीला मैदान में पहुंचे भ्रष्टाचार के विरुद्ध। सरकार ने निवारक निरोध के तहत अन्ना हजारे को गिरफ्तार करके जेल में पहुंचा दिया सुबह 4 बजे। अन्ना हजारे की गिरफ्तारी कर ली और यह प्लान था अन्ना हजारे की गिरफ्तारी। और गिरफ्तारी का आधार क्या बेटा? बोले संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? बोले लोक व्यवस्था बिगड़ने का डर था, लोक व्यवस्था बिगड़ने का डर था मित्रों। इस आधार पर अन्ना हजारे की गिरफ्तारी कर ली और धारा 160 आपराधिक न्याय संहिता की जो धारा 151 और धारा 107, आपराधिक न्याय संहिता की धारा 151 और धारा 107, धारा सेक्शन 151 और धारा 107 के तहत आपराधिक न्यायिक संहिता गिरफ्तारी संहिता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, अन्ना हजारे के समर्थक सेंट्रल जेल के बाहर पहुंच गए। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हे सरकार, सरकार ने कहा जी सर, अन्ना हजारे बेचारे बूढ़े आदमी कौन सी लोक व्यवस्था बिगाड़ रहे थे? बोले आंदोलन कर रहे थे। तो बोले लोकतांत्रिक समाज में आंदोलन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, व्यक्ति आंदोलन कर सकता है, सरकार के विपक्ष में अपनी आवाज उठा सकता है। इसको अपराध की श्रेणी में कब से डालने लगे? बोले लोक व्यवस्था बिगड़ने का डर था। बोले चौप, कोई लोक व्यवस्था नहीं बिगड़ रही थी। इन अन्ना हजारे की गिरफ्तारी को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध करार दिया और अन्ना हजारे को छोड़ना पड़ा। अन्ना हजारे की गिरफ्तारी को सरकार ने अनुचित कहा। सरकार ने नहीं, किसने अनुचित कहा? बोलो लाला, सुप्रीम कोर्ट ने। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? अनुचित कहा। बोले इट इज नॉट लीगल। बोले इस आधार पर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी को। बोले धारा 151 और 107 का जो उद्देश्य है वो बेटा क्या है? वो उद्देश्य निरोधात्मक है, निरोधात्मक है। इनका उद्देश्य दंडात्मक नहीं है। आप दंड नहीं दे सकते। 151 के तहत 2 लोग आपस में लड़ जाए और एकदम बंदूक लेके आया, मैं तुझको देख लूंगा, देख लो भाई, बंदूक से ही आदमी देखता है। तो 151 के तहत दोनों को बंद कर देते हैं। भैया 2 दिन तक बंद रहोगे तो शांति आएगी, हृदय परिवर्तन होगा और फिर गले लग जाओगे। इसका मतलब क्या है? निरोधात्मक उपाय है ना ये। बड़ी लड़ाई झगड़े होने से, बड़ी कैजुअलिटी होने से रोकना मित्रों, ये दंडात्मक नहीं है। और अन्ना हजारे की गिरफ्तारी को अनुचित कहा। बोले अन्ना हजारे की गिरफ्तारी से, अन्ना हजारे के आंदोलन करने से किसी भी तरह की कोई लोक व्यवस्था बिगड़ नहीं रही थी मित्रों। कोई थ्रेट नहीं था, कोई खतरा नहीं था लोक व्यवस्था के लिए अन्ना हजारे की गिरफ्तारी से। इसलिए अन्ना हजारे की गिरफ्तारी क्या है मित्रों? बोलो ना भाई, क्या है? क्या है? अनुचित है। ये किसने कहा? हमने ना। संविधान की व्याख्या कौन करता है? बोलो मित्रों, बोलो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर इसकी बात व्याख्या करता रहता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि संविधान का संरक्षक कौन? बोले सर्वोच्च न्यायालय। यूपीएससी एमपीपीएससी में 3 बार सवाल पूछा है, एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है। संविधान का संरक्षक, मैं लिख भी देता हूं, आप लोग गलत करके आए ना लाला, अगर आपने गलत कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। रियली संविधान का संरक्षक कौन? बोले सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय लाला? कई लोग राष्ट्रपति को लगा देते हैं,
क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण और अनुरक्षण की, लेकिन शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान का संरक्षक, उसकी व्याख्या, कस्टोडियन कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। समझ पा रहे हैं? इस तरह से निवारक निरोध के संबंध में हम संपूर्ण दृष्टिकोण आर्टिकल 22 के माध्यम से समझते हैं। अब यह देखने की कोशिश करते हैं कि इस निवारक निरोध से संबंधित भारत में कौन से कानून बने और कौन से कानून कब समाप्त हो गए मित्रों, और कौन से कानून वर्तमान में लागू है। तो एक लिस्ट बनाने की, एक सूची बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बनाते हैं, सूची बनाते हैं। निवारक निरोध से संबंधित कानून, आर्टिकल 22 के लिए कानून, आर्टिकल 22 के लिए कानून, निवारक निरोध से संबंधित कानून अर्थात आर्टिकल 22 के लिए कानून। अनुच्छेद 22 के लिए कानून कौन से बने मित्रों? कानून, पहला कानून आया निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम, ध्यान से देखेंगे, और यह कानून आया 1950 में। इसको बोलते हैं पीडीए, प्रिवेंटिव, अंग्रेजी भी लिखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, 1950 में आया। यानी प्रिवेंटिव माने रोकथाम के लिए, डिटेंशन माने गिरफ्तार कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, डिटेन कर लीजिए। 1950 में, 1969 में मित्रों समाप्त हो गया है, 1969 में समाप्त, इस कानून को समाप्त कर, क्योंकि ये सभ्य नागरिक समाज के लिए, एक लोकतांत्रिक नागरिक समाज के लिए निवारक निरोध कोई अच्छी बात नहीं है। सभ्य समाज तो कौन सा होना चाहिए? तुलसीदास जी वाला, कौन सा? अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सो विरज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवध न लक्षण हीना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। ये सुंदर संकल्पना आदरणीय तुलसीदास जी की। ऐसे समाज में निवारक निरोध यह बताता है कि कुछ देश के नागरिक की असामाजिक गतिविधियों में संलग्न है, देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है, नागरिक समाज की अगेंस्ट काम कर रहे हैं, विरोध में कार्य कर रहे हैं। 1969 में समाप्त हो गया बेटा। दूसरा कानून आया आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा रख रखाव अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा, इसको बोलते हैं मीसा, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। यह कानून आया 1971 मित्रों, और 1978 में यह कानून समाप्त हो गया, 1978 में समाप्त हो गया। यह सब निवारक। और समझिए, जो भारत में आपातकाल कब लगा बोलो? 75 में आपातकाल लगा। तो आपातकाल के दौरान जो गिरफ्तारी हुई थी वो इसी कानून के तहत हुई थी। बोलो कोई सवाल? आपातकाल के दौरान गिरफ्तारियां इसी कानून के तहत हुई थी। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी इसी कानून के तहत हुई थी। आपातकाल के दौरान सरकार ने जो जो आवाज उठाते थे सरकार के विरुद्ध, बोले ये निवारक विरोध है, देश के अगेंस्ट जा सकते हैं, तो वो इसी कानून के तहत, मीसा के तहत। इसलिए अपन बोलते हैं अभी वर्तमान में एक सरकार की तरफ से प्रावधान भी चलता है, मीसा बंदियों को पेंशन दी जाती है। मीसा बंदियों का मतलब समझते हैं क्या? जो मीसा के तहत जिनको गिरफ्तार किया गया आपातकाल के दौरान,
तो सरकार उन्हें क्या करती है, चूंकि तुम आपातकाल के दौरान बहुत प्रभावित रहे हो आप लोग, इसलिए आपको पेंशन दिया है, कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, पेंशन दी जाती है। लेकिन 1978 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी तो इस कानून को क्या कर दिया बेटा, समाप्त कर दिया। तीसरा जो कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनएसए के तहत अभी आजकल कार्यवाहियां भी हो रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में बनाया गया इसको बेटा, 1980 में बना और अभी वर्तमान में भी लागू है। इसको टिक कर लेंगे, ऐसे टिक कर लेंगे, 3-4 बार टिक कर लीजिए। वर्तमान में भी लागू है, आप देख ही रहे, वर्तमान में भी लागू है मित्रों। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इज आल्सो इन इन्फोर्समेंट एट प्रेजेंट एज वेल। और एनएसए के तहत टाटपट्टी दाखिल हुई है, देश के कई क्षेत्रों में अभी कार्रवाई भी की गई है कोरोना योद्धाओं पे जिन्होंने हमले किए हैं, कोरोना वॉरियर्स पे। अगला जो कानून था वो था आतंक टाडा, जिसका नाम आपने सुना हो, संजय दत्त पर संदेह के आधार पर लगाया गया टाडा। आतंकवादी व विध्वंसक, आतंकवादी व विध्वंसक क्रियाकलाप, विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985 में बना, 1985 में बना। इसको बोलते हैं टाडा, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, प्रिवेंशन, रोकथाम, प्रिवेंशन एक्ट 1985 टाडा 1985 में बना मित्रों, और 1995 में इसको समाप्त कर दिया, 1995 में समाप्त, 1995 में इसको समाप्त कर दिया। इसके तहत भी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की। संजय दत्त पे यही संदेह था, हालांकि वर्तमान में अब तो वो एक आम जीवन जी रहे हैं, बढ़िया आम क्या स्टार वाला फिल्में भी बना रहे हैं, दूसरी या तीसरी शादी को एंजॉय भी कर रहे हैं। नहीं, टाडा। अगला अधिनियम कौन सा बेटा, पोटा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पोटा बहुत प्रचलन में आता था, पोटा। आतंकवाद निवारण अधिनियम, आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा, पीओटीए 2002 में बना मित्रों, और 2004 में समाप्त हो गया, समाप्त। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद है ना, तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 202, प्रिवेंशन। पोटा के तहत गिरफ्तारी हुई, आप समझ पा रहे हैं। कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में एक माननीय नेताजी थे राजा भैया, जिनकी गिरफ्तारी सरकार पोटा के तहत करवाती थी। और पोटा के तहत गिरफ्तारी का फायदा क्या है कि 3 महीने तक आपको कुछ करना ही नहीं है,
3 महीने के बाद अगर आपको गिरफ्तारी अगर एक्सटेंड करनी है तो हाई कोर्ट की जिसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई हो, कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर निर्णय लीजिएगा। कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर निर्णय लेना पड़ेगा। 2004 में इस पोटा को समाप्त करके इसमें परिवर्तन किया गया। 2004 में पोटा के प्रावधानों को परिवर्तित किया गया। पोटा के प्रावधानों को क्या किया गया मित्रों? परिवर्तित किया गया। परिवर्तित किया और क्या लिया 2004 में? हम क्या लेके आए? पोटा के प्रावधानों को परिवर्तित करके हम उल्पा 2004 लेके आए। उल्पा 2004 गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम। इस उल्पा 2004 को क्या बोलेंगे बेटा? गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम। निवारण अधिनियम अनलॉफुल उल्टा अनलॉफुल गैर कानूनी एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और यह कानून मित्रों वर्तमान में भी लागू है, समाप्त नहीं हुआ, वर्तमान में भी लागू है। वर्तमान में भी लागू। तो वर्तमान में 2 ही कानून लागू है। कौन से लागू है बोलो जल्दी बताओ? एनएसए और उल्पा। आतंकवाद निवारक निरोध से संबंधित 2 ही अधिनियम वर्तमान में भारत में लागू हैं। और वो कौन कौन से 2 अधिनियम मित्रों? कौन कौन से 2 अधिनियम है? जल्दी बोलो। बोले एनएसए और उल्पा। तो यह नोट करके लिख लेंगे, रिमार्क करके लिख लेंगे, स्टार बना के लिख लेंगे। एनएसए एवं उल्पा 2004। एनएसए एवं उल्पा 2004। और एनएसए कब बना बोलो ना? 1980। उल्पा 2004 वर्तमान में भी लागू है। वर्तमान में भी लागू है। उल्पा को कई लोग, ये तो शॉर्ट फॉर्म में कई लोग यूएपीए भी बोल देते। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये निवारक निरोध से संबंधित कानून हैं जो समय समय पर बने और समय समय पर समाप्त कर दिया विभिन्न सरकारों ने। और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम ही प्रचलन में, जिसके तहत संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है। फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी से, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी से यद्यपि सरकार को संतुष्टि मिल सकती है कि हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है, किंतु यदि उस कृत्य से संबंधित और कोई अधिनियम अगर अस्तित्व में है तो पहले गिरफ्तारी उसके द्वारा की जानी चाहिए। ये निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी अगर करते हैं और पहले से कोई कानून मौजूद है उस काम के कृत्य से संबंधित, तो आर्टिकल 14, 19 व 21 और स्वयं 22 का ही क्या होगा मित्रों? उल्लंघन माना जाएगा। तो हम मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में आगे हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकार। अगली कक्षा में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके प्रश्न सुझाव हमेशा स्वागत योग्य हैं। आप जितना कमेंट्स करते हैं, जितने प्रश्न भेजते हैं, उतना ही मुझे आत्मविश्वास मिलता है, मेरी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। तो आपके प्रश्न और सुझाव का हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।